हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज 18 फरवरी है और आज के दिन रेलवे ने नोटिस दे दिया है कि वो अपना एएलपी का और आरआरबी जेई का सीबीटी2 का एग्ज़ाम कब कराएंगे। ये नोटिस 18 फरवरी को आया है। अभी रिजल्ट सीबीटी1 का नहीं दिया है उन्होंने बोला है कि 3-4 दिनों के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे। तो मान के चलो कि अगले 2-3-4 दिन के अंदर कभी भी आपका सीबीटी1 का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट अगले 2-3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। एग्जाम आपका कब होगा, जो टेंटेटिव डेट दे रखी है, मतलब कि ये प्रस्तावित है कि इस डेट में एग्जाम होगा। देखो, चेंज होने की भी कुछ पॉसिबिलिटी है 10-5%, बट मान के चलो आप कि अब इसी डेट में एग्जाम होगा, चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी के लिए रेलवे ने जो डेट दे रखी है एएलपी का और आरआरबी जेई का सीबीटी2 का एग्जाम, वो होगा 19 मार्च और 20 मार्च में। ये उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रखा है कि 19 मार्च को एएलपी का होगा या 20 मार्च को जेई का होगा। 19 और 20 मार्च एक साथ दे रखा है। अब हो सकता है इन दोनों डेट में ही एएलपी का और जेई का एग्जाम साथ साथ हो सकता है 19 को एएलपी का हो, 20 का जेई को हो। अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, बट 19 और 20 डेट दे रखा है, तो इन दोनों डेट में भी आपका एग्जाम हो सकता है, या हो सकता है 19 को एएलपी का हो, 20 को जेई का हो। अभी इसका एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, बट 19 और 20 में क्या ही अंतर है। अब आप लोगों के लिए चिंता का विषय यह है कि सर इतने कम टाइम में हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप एग्जाम सीबीटी1 का दे करके आओ तो अपनी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आपका पेपर थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है तो। क्योंकि मान लीजिए 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा और पेपर आपका अच्छा हुआ था, लेकिन आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो आपका सिलेक्शन सीबीटी1 के बाद हो जाता है सीबीटी2 के लिए। लेकिन अब अगर आप जेई का एग्जाम दोगे तो 1 महीने का टाइम तो जेई के लिए पर्याप्त टाइम तो नहीं है। 1 महीने का टाइम जेई के लिए तो पर्याप्त टाइम नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर अब इस 1 महीने में फ्रेश तैयारी स्टार्ट करूंगा और 1 महीने में जेई का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूं असंभव है, पर बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल से, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने से, वो बच्चे इस 1 महीने में क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो जो कोर टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। तो आप अपना 1 महीने में एक तरीके से रिवीजन कर ले जाएंगे और जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है उसको आप थोड़ा सा दौड़ भाग करके पढ़ लेंगे, जो जेई के बच्चे हैं। एएलपी की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चा एएलपी सीबीटी1 में क्वालिफाई करेगा, उसने ज्यादातर चीजें तो देखो पढ़ी रखी है सीबीटी1 के लिए। अगर आप सीबीटी1 पास कर रहे हो एएलपी में, तो आपने मैथ्स, रीजनिंग ये सब तो पढ़ ही रखा है। तो आपको सीबीटी2 के लिए 2 चीजें हैं जो पढ़नी है अच्छे से। क्या? एक ट्रेड और दूसरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का हिस्सा। मैथ्स, रीजनिंग आप पहले पढ़ के आए हो सीबीटी1 में, तो उसमें आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। और ये भी चीज है कि सीबीटी1 के जो नंबर थे वो जुड़ने वाले तो है नहीं एएलपी में, तो सीबीटी2 में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए अगर मैथ, रीजनिंग अच्छी भी है तो उसको और बेहतर करना है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हिस्सा है, जो 50 नंबर के आसपास की आएगी, वो हिस्सा आपको पढ़ना है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो आपने नहीं पढ़ी होगी, वो आपको पढ़ना है इस 1 महीने में। और जो 10-11 टॉपिक है, जैसे हीट एंड टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर्स एंड मशीन है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, हीट एंड टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हो इसमें से कुछ टॉपिक साइंस से मैच करते हैं तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, कुछ टॉपिक है जो नहीं पढ़ रखा होगा, बट फिर भी बेसिक साइंस का जो हिस्सा है फिजिक्स का, वो थोड़ा सा डेप्थ में आता है, अच्छे सवाल बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी है। और जो सबसे ज्यादा माथा पच्ची वाला टॉपिक होगा आपका ट्रेड। ट्रेड के लिए 1 महीना सर क्या पर्याप्त है पढ़ने के लिए? आप में से मुझे लग रहा है जितने भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे एएलपी का, 70% बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ट्रेड पढ़ते आ रहे होंगे। 4 महीने से, 5 महीने से, सीबीटी1 के बाद वो पढ़ रहे होंगे ट्रेड को, या कोई बच्चा होगा जो साल भर से ही थोड़ा बहुत ट्रेड को पढ़ रहा होगा। उन बच्चों के लिए इस 1 महीने में क्या करना है, दौड़ दौड़ के, कूद कूद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उसको पढ़ना है, और फिर उसके बाद बाकी का बच्चा जो हिस्सा उसको पढ़ना है। वो बच्चे 1 महीने में अपना पढ़ ले जाएंगे। जिस बच्चे ने अब तक ट्रेड बहुत कम पढ़ी है और ना के बराबर पढ़ी है, क्या सर ऐसे बच्चे हिम्मत कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बच्चे भी हिम्मत कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेड को अब तक बहुत कम पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपकी समझ ठीक ठाक है, तो इस 1 महीने में कोशिश कर सकते हो ट्रेड को पढ़ने की। रीजन इसका यह है, ट्रेड के नंबर जुड़ने वाले नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। जो सीबीटी2 होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी ट्रेड आएगी, उसमें 75 सवाल आएंगे। 75 सवाल जो आएंगे, 75 सवाल 75 नंबर के, उस 75 नंबर का 35% नंबर आपको ले आना है। 75 का 35% क्वालिफाई करने के लिए आपको सीबीटी2 के पार्ट बी, जो कि ट्रेड का होगा, 75 सवाल 75 नंबर के आएंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा।
इसमें 75 का 35% नंबर लेके आना है। अगर मान लीजिए मैं 35% नंबर लेके आया, कोई 40% नंबर लेके आया, कोई 75 का 60% लेकर के आया, कोई 100% नंबर लेके आया, 75 75 सब बराबर हैं। आप अगर 75 का 35% ले आओ चाहे 75 का 100% ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब 35 से 34% पे आ जाओगे, तो फिर आप फेल। अगर आप ट्रेड में फेल हुए तो पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग में कितना भी अच्छा करोगे, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होने वाली है। ट्रेड में फेल तो फेल। ट्रेड में पास होने के लिए क्या करना है? 35% नंबर ले आना है। 75 का 35% लगभग 26 साढ़े 26 नंबर होता है। चलो मैं 27 मान लेता हूं, यानी 75 में से 27 नंबर आपको लेकर के आना। ये रा मार्क्स में बता रहा हूं, बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, वो बात की बात है। 75 में से आपको मान लीजिए 27 नंबर ले आना है। आप 75 में 27 नंबर लेकर के आ गए तो आप ट्रेड में पास। उसके बाद किसी के 27 से ज्यादा नंबर अगर बढ़ रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा कि 75 में 75 आ जाए, 75 में 60 आ जाए। सर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? इसका मतलब बस ये कि आपकी ट्रेड अच्छी है, उसका कोई फायदा आपको इस एग्जाम में नहीं मिलेगा। नॉर्मली अब कोई दूसरा एग्जाम आप देते जिसमें कट ऑफ बनती और उसको जोड़ा जाता पूरा, तो फिर आपको मैं कहता कि आप 70% नंबर ले आओ, 60% ले आओ, 80% ले आओ, क्योंकि इस तरह इससे कम नंबर पे सिलेक्शन होता ही नहीं। लेकिन ट्रेड में सिर्फ 35% नंबर ले आना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत हलवा भी नहीं है। इतना हलवा होता तो पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 18-19 में, सारे बच्चे ट्रेड में पास हो गए होते। बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल हुए हैं। तो मुश्किल तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं। आप एक महीने में टारगेट रख सकते हो हिम्मत के साथ कि सर मैंने ट्रेड अभी तक नहीं पढ़ा है, क्या मैं 30 दिन के अंदर ट्रेड को पढ़ करके 35% यानी 75 में 27 या 75 में साढ़े 26 नंबर ले आ सकता हूं? यस, आप कोशिश कर सकते हो, आप ले आ सकते हो। अगर आप मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो। अरे भाई तुमने अब तक ट्रेड नहीं पढ़ी है तो कुछ तो पढ़ा होगा उसकी जगह पे। हाँ सर हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, तो मैथ रीजनिंग तो तुम्हारी अच्छी है, उसमें अगर अच्छे नंबर स्कोर करोगे तो वो टाइम थोड़ा सा बचा के भी ट्रेड पे टाइम दे देना। अगर आपने ट्रेड नहीं पढ़ा तो मैथ रीजनिंग पढ़ा, अभी मैथ रीजनिंग फिर थोड़ा कम पढ़ना, आप अपना टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले हिस्से पे दे देना, या फिर आपका ट्रेड वाला जो हिस्सा उस पे दे देना। ठीक है, तो आपकी जो भी ट्रेड हो, आप उस पर्टिकुलर टीचर से पूछना कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या है जिसको बाद में पढ़ना चाहिए। देखो पढ़ना तो सब कुछ है, क्या क्या है जो पहले पढ़ना है, क्या क्या है जो हम बाद में पढ़ें, अगर टाइम बचे तो, या टाइम नहीं बचे तो छोड़ भी सकते हैं। वो आप अपने ट्रेड से पूछना, आपके ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक जो भी हो। देखो किसी भी टॉपिक में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक इजी, एक मीडियम और एक टफ। अभी आपके पास जो टाइम है, एएलपी की बात मैं कर रहा हूं, एएलपी की। आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई के सीबीटी2 में टेक्निकल पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें कट ऑफ बनेगी, उसके नंबर जोड़ेंगे टेक्निकल के। आरआरबी जेई की बात मैं करूं तो, और बच्चे हैं तो साल 2-2 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आरआरबी जेई का फॉर्म भरे, उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा आपको। तो आरआरबी जेई के लिए ये पढ़ें ये छोड़ दें, से काम नहीं चलेगा। हाँ, जो सिलेबस आपका आरआरबी जेई का है उसको आपको पूरा पढ़ करके जाना है। अब जो सिलेबस है उसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कम इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप चयन कर सकते हो। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं कि आप कुछ चीजें छोड़ दो, वो एलपी के ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें सिर्फ 35% नंबर ही ले आना है, हमें 70% नंबर नहीं ले आना है ट्रेड में, हमें पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। तो आप ये कोशिश करो किसी भी टॉपिक के लिए इजी सवाल जो आए वो कर ले जाओ, मीडियम लेवल के सवाल जो आए वो कर ले जाओ, जो टफ लेवल के सवाल बनते हैं आप छोड़ दो अभी के लिए। क्योंकि जितनी मेहनत आप टफ सवालों को करने में करोगे किसी टॉपिक के, उसी टाइम में आप कई सारे टॉपिक के इजी और मीडियम लेवल के सवाल सीख ले जाओगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूं कि ट्रांसफार्मर में, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ट्रांसफार्मर में अगर 20 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, एक डेटा मैं दे रहा हूं ऐसे ही, तो 20 में से 10 सवाल अगर मुझे आपको समझाना है तो ये मान के चलो कि 2 से 3 घंटे में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि 20 में से 10 सवाल आप कर ले जाओगे। आईटीआई बेसिस के एग्जाम की बात करो, मान लीजिए मैं 3 घंटे 4 घंटे में मैं पढ़ा दूंगा, आप 20 में से 10-12 सवाल 13 सवाल कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप कहोगे सर मुझे 20 में 20 सही करना है, फिर आपको ही ट्रांसफार्मर कम से कम 25-30 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप सारे सवाल सही करने की कोशिश करोगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में हमको नॉर्मली पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया यहां से सवाल आते हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको थोड़ा सा समझाना होता है, वहां से सवाल तैयार हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि जिसको समझाने के लिए टाइम ज्यादा खर्च करना पड़ता है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, आएगा वो भी उतने ही नंबर का। तो अभी जब हमारे पास टाइम कम है तो हम ज्यादा समय खर्च करने वाला, ज्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे। हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जहां हमें आसानी से समझ में आ जाए, कम समय में सवाल टिक हो जाए। ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग किसमें होती है,
सॉरी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है, किलोवाट में होती है, या केवीआर में होती है? तो हमको पता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं होती। काम खत्म। इस सवाल में ज्यादा दिमाग कहां लगाना था? केवीए में या एमवीए में रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की। ऐसे ही इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लैगिंग होता है कि लीडिंग होता है, या कितना होता है? ये सब सवाल हैं जो ज्यादा सोचने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वो न्यूमेरिकल आपको भी नहीं करना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो छोटे से होंगे, एक लाइन वाले होंगे, हल्का से एक आध बार मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, एक आध बार गुणा भाग करके निकाल लोगे, वो करके आपको जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके पास 3 लेवल के सवाल बनेंगे किसी भी टॉपिक में, बहुत इजी, मीडियम और टफ। अभी अगर आप फ्रेश तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, या आपकी काफी हिस्सा बचा हुआ है ट्रेड का एलपी के लिए, आप डिफिकल्ट वाले टॉपिक को मत पढ़ना, इजी और मीडियम वाले टॉपिक को पढ़ो, और यही सारे टॉपिक के लिए करते जाओ। यानी अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो तो यही टेक्निक ट्रांसफार्मर में लगाओ, इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो, डीसी मोटर पढ़ रहे हो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट, कोई भी ट्रेड आपकी, जैसे आप फिटर पढ़ रहे हो, फिटर में मेजरिंग टूल मापक उपकरण पढ़ रहे हो, तो मापक उपकरण में जो बेसिक चीजें हैं, मीडियम चीजें, उसको पढ़ो, डिफिकल्ट को छोड़ दो अभी। यानी ये कहने का मतलब कोई चीज जो यार दिमाग लगाने को मजबूर कर रही है, ज्यादा समय ले, समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी टाइम नहीं है तुम्हें दिमाग लगाने का, छोड़ो, किनारे करो, आगे बढ़ो, अगली चीज को सीखो। आप ये कोशिश करके 35% नंबर ले आने की कोशिश कर सकते हो, और आप ले आओगे। और जो बच्चा पहले से आधा सिलेबस अगर पढ़ा हुआ है, तो इस एक महीने में आधा सिलेबस हवा में उड़ा के पढ़ देगा, क्योंकि 75 मेरा टारगेट नहीं रहेगा। सर कितना टारगेट रहेगा? अरे ले तो आना है 75 में 27, लेकिन हम 75 में 50 की तैयारी करेंगे, 50 की तैयारी करेंगे, तब जाके 27, 28, 30 पे अटकेंगे। अभी मत सोचना सर 75 में 27 की तैयारी करेंगे तो फिर 20 ही नंबर आएंगे। आप 75 में तैयारी करना, 45, 50, एटलीस्ट 40 की, तब आप 27, 28 नंबर लेकर के आओगे। कुछ सवाल गलत भी तो होंगे, कुछ टिक करोगे भी, अपने आप सी पे टिक हो जाता है, दिमाग कई बार काम नहीं करता, प्रेशर में रहता दिमाग आपका। तो एक महीने का टाइम आप अपने पूरे मनोयोग से, ध्यान से अगर तैयारी करेंगे, यस यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द ट्रेड के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एलपी के लिए, आरआरबी जेई के लिए आपकी जो भी ब्रांच है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बाकी हैं, उन सब्जेक्ट को आप दौड़ करके पढ़ सकते हो, 2 3 4 सब्जेक्ट। उससे ज्यादा सब्जेक्ट बाकी हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। अभी टाइम कम है, तो आप नोट्स अगर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, आप पीडीएफ लो, पीडीएफ से देखो, और वीडियो देखो, वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देखो। कौन सा टॉपिक अभी पहले पढ़ना चाहिए वो आपको पता होगा नॉर्मली, या तो अपने टीचर से आप पूछ लो, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ो। आपको इस एक महीने में रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसकी चिंता करोगे ना, तो यहां पे स्ट्रेस आएगा, परेशानी होगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, डरोगे। उस चिंता को छोड़ दो कि 19 और 20 को पेपर देने के बाद क्या होगा। अभी बस आपके पास एक महीने का चैलेंज है। इस एक महीने में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से कोशिश करिए, आपका पेपर अच्छा होगा। पेपर अच्छा होने के बाद कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, उनकी तैयारी तो होगी, एक फाउंडेशन तो होगा, उसमें कुछ और तैयारी ऐड करके जब अगली वैकेंसी आएगी तो अगली वैकेंसी में ट्राई करेंगे। और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए क्या ही कहना, ठीक है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, घबराना नहीं है। ये जो एग्जाम की डेट आई है, अगर टाइम आपको लग रहा कम टाइम है सर, तो सबके लिए है। ये टाइम ऐसा नहीं आपके लिए 1 महीने बाद एग्जाम है, किसी के लिए 6 महीने बाद एग्जाम है, सबके लिए 1 ही महीने बाद एग्जाम है। हाँ, जो पहले से पढ़ के आ रहा है उसको तो फायदा मिलेगा ही। आप अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की, इंतजार कर रहे थे सर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम तैयारी स्टार्ट करेंगे नहीं, लो आ गया डेट। यही तो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आरआरबी जेई में सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद कई बार वो एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। एएलपी में फिर भी तो आप ट्रेड पढ़ सकते हो, जेई वालों को थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। और मशक्कत ये ज्यादा है कि हमें, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो एएलपी का और जेई का दोनों का फॉर्म भरे होंगे। भाई जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, वो जेई का भी फॉर्म भरे हैं और एएलपी का भी भरे हैं। उनको दोनों एग्जाम देना, वो इस कसम है कि सर दोनों को कैसे एक साथ पढ़ें। जेई का पढ़ें सर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएंगे और एएलपी छूट जाएगा, और एएलपी का सर पढ़ें तो जेई छूट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपने कुछ प्लानिंग पहले से कर रखी होगी कि कैसे किस सब्जेक्ट को टैकल करना है। आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाइए। दोनों में से किसी एक एग्जाम को फोकस पे रखिए, नंबर 1 पे, दूसरे को नंबर 2 पे रखिए, और तैयारी करके एग्जाम आप दीजिए गहरी सांस लेकर के। जो भी होगा अच्छा होगा। तैयारी आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप 1 मिनट भी तैयारी पे खर्च कर रहे हैं, वो तैयारी में जो आप सीख रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इस बात की चिंता मत करना सर सिलेक्शन नहीं होगा तो। आप उन सारे डर को निकाल फेंकिए, अभी सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान लगाइए, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। और हाँ, जितने भी बच्चे करियर लैब पे कोई भी बैच ज्वाइन कर रखे हैं जेई आईटीआई का,
आप में से बहुत सारे बच्चे करियर लैब पे आरआरबी जेई का बैच ज्वाइन किए होंगे, या ऑल जे एग्जाम का बैच ज्वाइन किए होंगे, या आईटीआई ट्रेड का। अगर आपके बैच में कोई नोट्स है जो अपलोडेड नहीं है, या कोई वीडियो है वीओडी जो अपलोडेड नहीं है, आप इस पे मैसेज कर देना, आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लाई मिलेगा, वो टॉपिक्स में अपलोड करवा दूंगा। अगर कोई पीडीएफ नहीं है तो, या अगर कोई वीडियो नहीं अपलोडेड है तो। आपकी जो क्लासेस चल रही थी, क्लासेज अभी थोड़ी कम कम चल रही थी, अब क्लासेज अगले 1 महीने में लगभग रोज चलेंगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको पहले पढ़ाया जाएगा, और जो रिकॉर्डेड क्लास डलवानी है उसको डलवा दिया जाएगा, ताकि आप अपना पढ़ने का काम कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक डलवाना है सर, ये टॉपिक बाकी है, या इसके नोट्स बाकी हैं, अगर कुछ ऐसा है तो आप इस पे मैसेज करना इस नंबर पे, वो मैं करवा दूंगा। और जो क्लासेज आपकी अपलोड करनी है वो क्लासेज भी अपलोड हो जाएंगी, बाकी जो लाइव क्लासेज चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो वीडियो अपलोड करवाने का काम है उसको 2-4 दिन के अंदर सर अपलोड करवा दें, और बाकी एक आध टॉपिक जो लाइव चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।